तो गाइस मैं नुकसान सर मैं मोहम्मद अशरफ। आप जो है दोस्तों आपको हमारा अपना राक्षस यूट्यूब चैनल वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल तो हिंदी में है, अंकित सा की वीडियो है। पहले देख लेते हैं वीडियो, बड़ा मूस के रिलेटेड पिक तो बड़ा मूस की आ रही है। तो टाइटल हिंदी में पहले देखते हैं वीडियो फिर बात करते हैं। साथियों, हाल ही में सुर्खी में आपने सुना था कि भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल साउथ चाइना सी में चीन के दक्षिण में स्थित एक देश फिलीपींस को बेची थी। भारत का पहला ऑर्डर हुआ था ब्रह्मोस का फिलीपींस को, जिस पर हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक डेडिकेटेड सेशन किया था। चाइना के लिए टक्कर देते हुए चाइना के दुश्मन फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस बेच दी। उसके बाद में अब सुर्खी बनकर आती है, और वो सुर्खी है कि वियतनाम ने ब्रह्मोस में इंटरेस्ट शो किया है। अब वियतनाम कहां है, क्यों ये इंटरेस्ट शो कर रहा है? अगर हम थोड़ी बहुत जानकारी सही से रखते हैं तो चीन के दक्षिण में ही वियतनाम है और फिलीपींस है। साउथ चाइना सी से कनेक्टेड ये दोनों देश अल्टीमेटली ब्रह्मोस चाहते क्यों हैं? चीन का वियतनाम के साथ कन्फ्लिक्ट क्या है? गल्फ ऑफ टॉमकिन को लेकर विवाद क्या है? अल्टीमेटली यहां तक तो सही है, लेकिन ब्रह्मोस के स्थान पर ऑनिक्स मिसाइल क्या है? आज के सेशन में विस्तार पूर्वक इन सभी चीजों पर चर्चा की जाएगी। खास है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तो आप चर्चा करेंगे ही, साथ ही देश की सिक्योरिटी के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप सभी को मालूम है कि भारत को जिस प्रकार से चीन ने घेरने का प्रयास किया, भारत भी उसी का काउंटर लगातार तैयार कर रहा है। भारत के काउंटर में जिस प्रकार से चीन ने श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान इन सब का उपयोग किया, भारत भी उसी तरह से चाइना के दक्षिण में फिलीपींस, जापान, वियतनाम, मंगोलिया इन सब के माध्यम से चीन को घेरने का प्रयास कर रहा है। यहां पर चाइना के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक देश है जिसका नाम है वियतनाम। अगर द मैप को पढ़ने के लिए आपको तरीका बताया जाए तो मैप पढ़ने का सिंपल तरीका होता है ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट। चूंकि चीन के दक्षिण में यह पूरा हिस्सा आता है तो इसे हम साउथ चाइना सी कहते हैं। साउथ चाइना सी के 80% पानी पर चीन अपना कंट्रोल मानता है, और इसी पानी से कनेक्टेड एक जगह है जिसका नाम है वियतनाम, जिसकी राजधानी है हनोई। ये हनोई पहले टॉमकिन के नाम से जानी जाती थी, पहले टॉमकिन के नाम से जानी जाती थी, और इसी कारण से इसके जस्ट सामने ये जो पानी भरा हुआ है इसे गल्फ ऑफ टॉमकिन के नाम से भी जाना जाता है। गल्फ ऑफ टॉमकिन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां तक आपको थोड़ा सा समझना होगा कि हनोई जो कि टॉमकिन के नाम से जाना जाता था, उसके सामने का पानी गल्फ ऑफ टॉमकिन के नाम से जाना जाता है, और यही गल्फ ऑफ टॉमकिन चीन और वियतनाम के बीच के विवाद का सबसे बड़ा कारण है। चीन और वियतनाम के बीच के विवाद को और डिटेल में समझने का भी प्रयास आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो नक्शे पर एक बार वियतनाम को देख लीजिए। चूंकि वियतनाम भारत के मुकाबले में अगर देखा जाए तो यह दक्षिण और पूर्व की तरफ स्थित है, इसलिए यह आसियान कंट्रीज का सदस्य है। मेरे प्यारे साथियों, दक्षिण पूर्व में स्थित 10 देशों ने अपना एक समूह बना रखा है जिन्हें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहते हैं। इन 10 देशों में से एक देश वियतनाम भी है। यह वियतनाम चीन का दुश्मन है क्योंकि इन दोनों के बीच में एक बार 1979 में वॉर तक भी हो चुकी है। दोनों एक दूसरे के साथ युद्ध भी लड़ चुके हैं। युद्ध लड़ने की कहानी भी आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो यह रहा गल्फ ऑफ टॉमकिन और वियतनाम के आसपास का क्षेत्र जिसे आप देख सकते हैं। चाइना का हैनान और इनका टॉमकिन एक दूसरे के सामने काउंटर करता है। मैप को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे विद्यार्थियों की लंबे समय से यह डिमांड रही है कि मैपिंग को लेकर के जो हमने कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते समय एक अन्य प्लेटफॉर्म पर क्लासेस चलाई थी, वैसी ही क्लासेस फिर से चलाई जाएं। हमारे पास कॉल सेंटर्स पर हमारे जितने भी पेड बैच हैं, फाउंडेशन बैचेस हैं, उन सब में यह रिक्वेस्ट लगातार बनी हुई है, और हमारी टीम और मैं निरंतर एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि एक ऐसी पुस्तक आपको लाकर भेंट की जाए जिसमें प्रॉपर तरीके से मैपिंग आपको अपनी भाषा में समझ में आए, नंबर 1, और नंबर 2, फिर उसका एक प्रॉपर सेशन आपके लिए रखा जाए, और मैपिंग को एक मैपिंग के थ्रू ज्योग्राफी को पढ़ा जाए, यानी कि ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग आपको प्रॉपर तरीके से डील कराया जाए। ये भविष्य की प्लानिंग है, संभवतया इस महीने के अंत तक आपको बता दी जाएगी।
तो चीन का ये जो दक्षिणवर्ती हिस्सा है जिसे साउथ चाइना सी के नाम से जाना जाता है, यहां पर चीन का दावा रहा है कि आजादी से पहले, यानी चीन जब मुक्त हुआ था उससे पहले ही यहां पर चीन के मछुआरे मछली पकड़ने आते थे। अक्सर मैंने ये कहानी सुनाई है कि इस क्षेत्र को चीन अपना बताता है और इसे बताते हुए वो यहां पर कुछ आभासी रेखाएं खींच देता है जिन्हें 9 डैश लाइन के नाम से जाना जाता है। 9 डैश लाइन के उत्तर में ये जो दो हिस्से हैं जो गल्फ ऑफ टॉमकिन के हैं, पहले इन्हें भी चीन अपना बताया करता था, इसलिए ये 11 डैश लाइन के नाम से जानी जाती थी। फिलहाल 9 डैश लाइन इस पूरे क्षेत्र में लगभग 80% पानी को कब्जा करने की चीनी रणनीति है और उसी चीनी रणनीति के अंदर वियतनाम के साथ चीन का संघर्ष है। किस जगह को लेकर के है? तो इस पर्टिकुलर पानी को लेकर के है। आप सवाल पूछेंगे सेशन ब्रह्मोस पर है, तो हम वियतनाम और चीन क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि पहले यह तो स्थापित हो जाए कि चीन और वियतनाम एक दूसरे के दुश्मन हैं। दुश्मन है तभी भारत वियतनाम को यह मिसाइल देने की सोचेगा। तो अब आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा कि वियतनाम और चीन की दुश्मनी किस प्रकार से बढ़ने लगी, इनके बीच की कहानी क्या है? जैसा मैंने आपसे कहा कि चीनी लोग लंबे समय से यह मानते आए हैं कि साउथ चाइना सी में उनका ही प्रभुत्व था। उसी प्रभुत्व को मानते हुए आजादी के बाद से उन्होंने साउथ चाइना सी के अंदर अपना प्रभाव धीरे धीरे बढ़ाने लगा। साउथ चाइना सी में चीनी प्रभाव के चलते 3 आइलैंड्स इनके बीच के विवाद के कारण बने, साउथ एशियन नेशंस में और चाइना के बीच में, साउथ विशेष रूप से आसियान नेशंस में, और उनमें भी फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया इनके बीच में। और वो कौन से देश, वो कौन से आइलैंड थे? स्पार्टले, पारासल, ये प्रमुख आइलैंड थे, और एक स्कारबोरो, ये 3 आइलैंड थे जिन्हें लेकर के चीन और फिलीपींस जैसे देशों के बीच विवाद रहने लगा। विवाद को हमने पहले भी अपने सेशन में डिटेल में कवर किया है। चूंकि चर्चा वियतनाम की हो रही है और वियतनाम की गल्फ ऑफ टॉमकिन की हो रही है, तो इसके बारे में इतना जान लीजिए कि जब फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो वियतनाम के अंदर भी अमेरिकी प्रभाव देखा गया। उत्तरी वियतनाम कम्युनिस्ट हुआ और दक्षिणी वियतनाम का कैपिटलिस्ट हुआ, और चीनी प्रभाव धीरे धीरे वियतनाम में दिखने को पड़ना शुरू हुआ। हाल ही में इनके बीच में जो ताजा विवाद हुआ है वो क्या है उसको समझते हैं। असल में चाइना वालों ने एक समझदारी की है, और वो समझदारी क्या की है? जैसे हर देश के पास में अपनी सीमा रेखा होती है, अपना क्षेत्र होता है, यूनाइटेड नेशंस में समुंदर को लेकर के कुछ कानून बने हुए हैं जिसे कि यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ सी के नाम से जाना जाता है। यूएन क्लॉज के आधार पर दुनिया भर के देश जो भी समुंदर में अपनी सीमाएं साझा करते हैं उन समुद्री सीमाओं को बांटा जाता है। टेरिटोरियल वाटर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाटर, कंटिजुअस जोन, बेस लाइन, इस प्रकार से पानी का वितरण किया जाता है। चीन ने अपने इस हैनान प्रोविंस से कनेक्टेड जो वाटर है इस पर अपना प्रभाव बताते बताते आधे टॉमकिन के वाटर को अपना बता डाला। टेक्निकली यूएन क्लॉज के अनुसार कोई भी देश अपनी बेस लाइन से 12 नॉटिकल तक के मानी को ही अपना पानी बताता है। चीन ने सीधा सीधा आधा पानी अपनी तरह से बांटकर डिमार्केट कर दिया कि यहां का आधा पानी मेरा और आधा पानी वियतनाम का। अगर सोचिए ऐसी ही स्थिति होने लगे अरब सागर में कि आधा पानी भारत का, आधा पानी यमन का, ऐसी ही स्थिति होने लगे बंगाल की खाड़ी में कि आधा पानी भारत का और आधा पानी म्यांमार का, पानी को बांटा नहीं जाता। यूएन क्लॉज के अनुसार अपने बॉर्डर के केवल 12 नॉटिकल माइल्स तक के ही पानी को कोई देश अपना क्लेम कर सकता है और 200 नॉटिकल माइल्स तक के पानी पर वो समुद्री रिसर्च कर सकता है, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। चीन ने हाल ही में इस क्षेत्र के अंदर गल्फ ऑफ टॉमकिन, जो कि चीन की 11 डैश लाइन से निकलकर 9 डैश लाइन तक चला गया था, अब वो फिर से विवाद में आ गया है। चीन इस क्षेत्र को अब आधा पानी बांटकर, आधा तेरा आधा मेरा करके वियतनाम के प्रभाव को कम कर रहा है। गल्फ ऑफ टॉमकिन के नाम पर वियतनाम यहां पर काफी सारे क्षेत्रों में अपना एक्सप्लोरेशन करता रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि इन्हीं क्षेत्रों में जो गल्फ है, असल में कहा जाता है कि जहां गल्फ होती हैं वहां पर बहुत ज्यादा ऑयल के भंडार और नेचुरल गैस के भंडार मिलते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो पर्शियन गल्फ इसी कारण से बहुत ज्यादा ऑयल और गैस रिच मानी जाती है। फारस की खाड़ी जिसके आसपास गल्फ कंट्रीज बसे हुए हैं। गल्फ ऑफ टॉमकिन के अंदर भी भारत का काफी लंबा चौड़ा प्रभाव रहा है। भारत की एक एजेंसी जिसका नाम है ओएनजीसी विदेश, वो यहीं पर जाकर के ऑयल एंड गैस निकालती है
ऑलरेडी वो वियतनाम के पास जाकर काम कर भी रही है, जिसको लेकर चीन ने कई बार हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली धमकाया भी है। ऐसी स्थिति में इन क्षेत्रों में अगर चीन आधा पानी खुद लेके बैठ जाएगा तो वियतनाम और चीन के बीच तो संघर्ष लाजमी है। बस इसी को लेकर इन दोनों के बीच में हाल ही के समय पर टकराव बढ़ने लगा है। यह बढ़ता हुआ टकराव इन दिनों की सुर्खी बना हुआ है कि यहां पर चाइना और वियतनाम एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे हैं। जब भी कन्फ्रंटेशन होता है तो टेरिटोरियल सी से आगे के सी में ताकत दिखानी पड़ती है, और जब ताकत दिखानी पड़ती है, आज भाई रवि पटेल ने $3 भेजे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई। हमारा नंबर भी फ्लैश करना पड़ेगा, आजकल हमें लग रहा है कि हमको बताना पड़ेगा कि इस पर डायरेक्ट पेटीएम करें तो भाई साहब यहां पर जो टेरिटोरियल सी है, वो टेरिटोरियल सी तक तो सबका समझ में आता है, लेकिन पानी में इस प्रकार की बढ़ती हुई जद में कल को अगर वियतनाम के जहाज चीनी वाटर में चले गए तो जैसा चीन फिलीपींस के साथ करता है कि उनके जहाजों को भगा देता है पानी से गोली चलाकर कैसे भी, ऐसे वियतनाम के जहाजों को भी भगाने लगेगा। इससे बचने के लिए वियतनाम को सेल्फ डिफेंस की जरूरत है। सेल्फ डिफेंस के लिए उसे आवश्यकता है कि उसके पास भी फिलीपींस की तरह ही, जैसे फिलीपींस ने हाल ही में ब्रह्मोस भारत से ली है, ऐसे वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल ले। इसी को ध्यान में रखते हुए वियतनाम ने हाल ही में भारत के रक्षा क्षेत्र में अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है। अब आप पूछेंगे कैसे पता चला आपको कि जाहिर किया है? तो साथियों, असल में हुआ यह कि भारत के द्वारा अपने डिफेंस इक्विपमेंट को बेचने के लिए दुनिया भर में, जैसे भारत के अंदर डिफेंस एक्सपो लगता है, ऐसे ही मलेशिया में इन दिनों डिफेंस एक्सपो लग रहा था। आप यहां पर देख सकते हैं वियतनाम का डेलीगेशन जो मलेशिया के अंदर भारत का डिफेंस एक्सपो लग रहा था, वहां आकर के इस बारे में अपनी सेना के लोगों को भेजकर जानकारी जुटवाया ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। असल में ब्रह्मोस की इन दिनों रेपुटेशन क्यों बढ़ी, उसके कुछ कारण जानिए, जिससे आपको यह पता चलेगा कि ब्रह्मोस दुनिया की बेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल क्यों है। आप यहां पर लिखा देख सकते हैं कि यहां पर ब्रह्मोस के आगे जो भारत अपना वो लगाता है ना काउंटर, ब्रह्मोस के नीचे लिखा देखो क्या लिखा हुआ है, और बकायदा हम दुनिया में क्लेम करते हैं वर्ल्ड बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ऐसा हम क्यों कहते हैं, इसके बारे में समझिए। अक्सर मैंने कई बार आपको बताया है कि क्रूज मिसाइल वो मिसाइलें होती हैं जो कि जमीन के समानांतर चलती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती हैं जो कि जमीन से ऊपर उठती हैं और फिर घूमकर नीचे आती हैं। अगर कोई भी मिसाइल जमीन से ऊपर उठकर जाएगी तो जमीन पर लगे हुए रडार में वो दिखाई दे जाएगी, क्योंकि रडार अपनी तरफ से रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग तकनीक के माध्यम से जो रेडियो वेव भेजता है, उस रेडियो वेव की जद में वो मिसाइल आ जाएगी और उसका जानकारी पता चल जाएगा। डिफेंस में खड़ी हुई कोई भी मिसाइल उस मिसाइल को काउंटर करने चली जाएगी। मान लो आपने S-400 खड़ा कर रखा है, S-300, 500 जो भी खड़ा कर रखा है, वो उस मिसाइल को हवा में ही मार देगा। तो जो क्रूज ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, ये तुलनात्मक रूप से ज्यादा दूर तक तो जाती हैं लेकिन सक्सेसफुल कंसीडर नहीं की जाती हैं। वेयर एज जो क्रूज मिसाइल होती है ना, रडार मुंह लगा के ऊपर बैठा है और क्रूज मिसाइल जमीन के पैरेलल निकलते निकलते रडार के बगल में से, रडार ने यो टोपी लगा रखी है और बाहर की तरफ फेंकने लग रहा है, उसकी बगल में से निकलकर चली गई और लोकेशन पर जाकर फट गई। और तो और ये जो क्रूज मिसाइल है ये अपनी कैटेगरी की बेस्ट है, बेस्ट सुपरसोनिक। यानी अगर स्पीड को सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक में बांटा जाए तो सुपरसोनिक कैटेगरी जो 3 मैक तक जाती है उसमें ये बेस्ट मिसाइल है। अब आप पूछेंगे कैसे पता चलता है कि बेस्ट है? पता चलता है प्रैक्टिकल से। प्रैक्टिकल कैसे? देखो, आपने और हमने जो प्रैक्टिकल किया था वो तो जगजाहिर है कि भारत ने गलती से मिस फायर करके पाकिस्तान के अंदर 150 किलोमीटर तक ब्रह्मोस दाग दी थी। उसके बाद फिलीपींस ने इसको खरीदा। हमने फिर गलती मानी और कहा कि हमारे 2-4 अधिकारी सस्पेंड करने पड़ेंगे, गलती हो गई साहब, सॉरी। लेकिन ब्रह्मोस को पाकिस्तान पकड़ भी नहीं पाया और वो इतना अंदर तक जाके फंस गई, फट गई। रिसेंटली लास्ट ईयर की बात है। इतना तो हुआ, ये तो हमने केवल प्रयोग के रूप में बताया। लेकिन जो ब्रह्मोस है जिसका निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया है, रूस ने खुद के यहां पर भी यही मिसाइल बनाई हुई है, लेकिन वहां पर वो इसे ब्रह्मोस नाम से नहीं चलाता है, वहां पर ये इसे ऑनिक्स के नाम से चलाता है। ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है कहीं पर आपसे पूछा जाए। ऑनिक्स ब्रह्मोस का ही रूसी वर्जन ऑनिक्स कहलाता है। और ऑनिक्स मिसाइल को रशिया यूक्रेन जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें रूस ने भरपूर उपयोग में लिया है। रूसी सामान थोड़ा महंगा है
और ऑनिक्स का इंडियन वर्जन ब्रह्मोस है, जो कि रूस ने और भारत ने मिलकर बनाया है। तो यह तुलनात्मक रूप से सस्ता भी पड़ता है और बढ़िया तरीके से ऑनिक्स का प्रयोग होते हुए दुनिया भर के देशों ने देख लिया है। देखो, जब भी युद्ध होते हैं ना, तो यह समझिए कि दुनिया में डिफेंस की वृद्धि होने वाली है, सेल्स ऑफ वेपन्स बढ़ने वाली है। आप याद करिए, आपको मैंने बताया था कि जब तुर्की ने यूक्रेन को बायरख्तार ड्रोन दिए थे, तो बायरख्तार ड्रोन जो कि आकार में छोटे थे, जिन्हें रूस भी नहीं कैप्चर कर पा रहा था, उन बायरख्तार ड्रोन्स ने रूसी सेना का बहुत नुकसान पहुंचाया था। तो सोचो कि तुर्की के बायरख्तार ड्रोन को इतने एडवांस ऑर्डर मिल गए कि उन्होंने 3 साल तक का कोटा पूरा कर लिया कि हम 3 साल तक फैक्ट्री लगाकर बेचते भी रहें तो भी हमारे ड्रोन की सप्लाई चलती रहेगी। जब भी युद्ध होते हैं ना, तो असल में वो वेपन्स की प्रदर्शनी लग रही होती है। अमेरिका, रशिया, ये किसी ना किसी फ्रंट पर वॉर करते ही इसलिए रहते हैं सो दैट इनकी वॉर के चलते दुनिया में वेपन्स बिकते रहें, आपको जरूरत पता चलती रहे कि कल को हमारे साथ हो गया होता तो हम क्या करते। भाई, इंश्योरेंस कैसे बेचा जाता है? इंश्योरेंस बेचा जाता है, देखिए फलाने साहब मर गए थे, कल को उनके बच्चे अनाथ रह गए, अगर उनके बच्चों के पास पैसा होता तो आज वो पढ़ लिख लेते। तो आप एक काम करिए सर, आप भी टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, कल को कुछ हो जाएगा तो घर वालों का कोई तो ख्याल रखेगा। इस प्रकार से डरा डरा करके 5-7 लोगों के मरने पर 5-10 लाख लोगों को टर्म इंश्योरेंस बेच दिया जाता है। एग्जैक्टली वॉर में भी यही होता है, 1-2 देश लड़ाई लड़ रहे होते हैं लेकिन 193 देश मार्केट बन के बैठ जाते हैं कि सोचो पड़ोसी आपसे लड़ लिया तो, बोले यार मेरा पड़ोसी तो बहुत अच्छा है तो हमने लड़वा दिया तो। और ऐसा ही करते हैं ये लोग। जिन देशों में पड़ोसी सही से रह रहे होते हैं उन्हें लड़ाने का काम भी वेपन एक्सपोर्टर नेशंस करते हैं। अल्टीमेटली इस वॉर से लेकिन थोड़ा फायदा हमें भी हो गया। कैसे? भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि रूस ने इतने दिन तक युद्ध चलेगा ये कल्पना नहीं की थी। कल्पना नहीं की थी तो उसे खुद वेपन्स की जरूरत पड़ने लगी तो वह भारत ने सप्लाई कर दिए। साथ ही साथ रूस अपना युद्ध लड़ ले यूक्रेन से, उतने के लिए ही वेपन उसको कम पड़ रहे हैं, तो वो दुनिया के देशों को वो वाली मिसाइल बेच नहीं पा रहा है जिसको दुनिया देख तो रही है लेकिन खरीद नहीं पा रही है। खरीदने के लिए ब्रह्मोस ही एकमात्र विकल्प बचता है। यही कारण है कि यहां पर जो वियतनाम के सैनिक आपको दिखाई दे रहे हैं भारतीय सैनिकों के साथ, मलेशिया में ब्रह्मोस की जानकारी लेते हुए इन्होंने इंटरेस्ट जाहिर करते हुए कहा है कि अब, और ये एडमिरल मतलब काफी जनरल रैंक के, वाइस जनरल रैंक के आदमी हैं, और ये जो लोग हैं ये अपने देश जाकर कहेंगे कि सर हम प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले देखकर आ गए हैं, समझ में आ गया है, डेमो हो गया है, डेमो दुनिया देख ही रही है, अब आप ऑर्डर कर दीजिए। तो वियतनाम संभवतया अगला देश होगा जो कि भारत के साथ फिलीपींस के बाद हमसे ब्रह्मोस खरीदेगा। ब्रह्मोस की तारीफ में एक बात और कही जाती है और वो बात यह है कि दुनिया में, जैसे आप इसको ऐसे समझिए, अगर एक मिसाइल है जिसकी स्पीड थोड़ी धीरे है और उस पर आपने, जैसे मान लीजिए कि मैं आपके ऊपर एक 5 किलो से भरा हुआ सामान का बैग रखूं और वो थोड़ा आराम से रखते हुए लेकर आऊं, तो हो सकता है कि आप उसे लेकर के थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। लेकिन वहीं मैं 1 किलो वजन बहुत तेजी से आप पर रखूं तो हो सकता है उसका बहुत नुकसान हो। अगर आपने बचपन में ताइक्वांडो या फिर जूडो कराटे खेले हैं या फिर जानते हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि बेस्ट शॉट वो नहीं होता, 1000 शॉट बेस्ट नहीं होते, शॉट वो बेस्ट होता है जो एक बार में ही 1000 बार की प्रैक्टिस के साथ मारा जाता है। यानी कि कहा जाता है कि जो ब्रूस ली जैसे जो बहुत बड़े ताइक्वांडो जूडो कराटे के खिलाड़ी थे, उनके बारे में कहा जाता है कि ये वो लोग थे जो केवल इतनी सी दूरी पर हाथ से मारकर ईंट तोड़ दिया करते थे, यानी कि इतना उन्होंने अभ्यास को अच्छे से किया हुआ था। इस तरह से ब्रह्मोस के बारे में भी कहा जाता है कि ये इतनी तेज है कि अगर कोई वॉरहेड मतलब मिसाइल पर जो आप मसाला भर करके चलाते हैं, तो मिसाइल पर अगर 500 किलो वेपन ले जा रहे हो बम फोड़ने के लिए, उसके स्थान पर ब्रह्मोस 200 किलो में उतनी तबाही मचा देती है जितनी सामने वाला 500 किलो में तबाही मचाता है। यह ब्रह्मोस की तारीफ में कहे जाने वाले शब्द हैं। साथ ही साथ ये फायर एंड फॉरगॉट मॉडल पर चलती है कि एक बार चला दिया भूल जाओ, वो टारगेट पे जाके ही फटेगी, टारगेट हिला तो उसको टारगेट कर देगी। साथ ही साथ ये किसी भी मॉडल से चलाई जा सकती है, पानी से चला लो, हवा से चला लो, जमीन से चला लो, जहां से चलानी है चला सकते हो। चौथा, इसके बारे में कहा जाता है कि जब से भारत ने रूस के साथ समझौते को बढ़ाते हुए MTCR एग्रीमेंट साइन किया है दुनिया के देशों के साथ वर्ष 2016 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम पर जब से हमने 2016 में साइन करके 35वीं कंट्री बनने का निर्णय लिया,
उसके बाद से हमें अपनी ब्रह्मोस की क्षमता बढ़ाने का अवसर मिल गया है। अब ब्रह्मोस आने वाले समय में जो अभी तक की रेंज चल रही थी 290 किलोमीटर की मारक क्षमता, अब हम उसे कितनी भी दूर तक ले जा सकते हैं। भारत ब्रह्मोस 2 का लगभग दूसरा वर्जन ट्राई भी कर चुका है 2020 में, जिसकी 800-900 किलोमीटर से ऊपर की क्षमता है, 500 किलोग्राम से ऊपर का वारहेड ले जाने में सक्षम होगी और हाइपरसोनिक स्पीड पर जा सकेगी। यानी कि ब्रह्मोस 2 तो और भी भयानक आ रही है। लेकिन इस चीज में फिलहाल के लिए यह ब्रह्मोस भारत की इस समय दुनिया में जिन देशों को समझ में आ रही है, जो लोग इसके लिए ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, उसकी जानकारी मैंने आपको यहां तक दे दी है। संभवतः अब आपको यह सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत यहां तक आपको नहीं होगी, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूं। दोस्तों वीडियो होगी खत्म। तो सबसे पहले अंकित भाई ने भी वो जिक्र किया, जाहिर बात है कोई भी कोई वेपन आप बनाते हैं तो उसकी टेस्टिंग करिए, कोई तो कोई तरीकाकार होना चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए। तो ब्रह्मोस की टेस्टिंग के लिए इंडिया ने पाकिस्तान को चुना। जिक्र किया भी अंकित भाई ने, 150 किलोमीटर तक अंदर तक पहुंची, पाकिस्तान के सिस्टम इसको ना पकड़ सके, ना डिटेक्ट कर सके, और ना उनको पता, क्योंकि ये एक सुपरसोनिक का क्रूज मिसाइल है। वो क्रूज और ब्लास्टिक मिसाइल का भी डिफरेंस बता रहे थे। मुझे तो पहले ही पता था क्रूज और ब्लास्टिक का डिफरेंस। क्रूज है जो ज़मीन की सतह से पैरेलल चलती है, और जो ब्लास्टिक है वो जिस तरह गेंद होती है ना, बॉल की तरह ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, और उसको डिटेक्ट करना ईजी होता है ब्लास्टिक मिसाइल को। क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, काउंटर करना, इसलिए इसके बेनिफिट्स भी बता रहे थे, इसकी टेस्टिंग, कामयाब टेस्टिंग भी बता रहे थे। तो जिस तरह चाइना घेर रहा है इंडिया को, इस तरीके से उस स्ट्रेटजी पर चलते हुए इंडिया भी घेर रहा है चाइना को। इससे पहले आपको अर्शन भाई पता होगा, फिलिपाइन को भी बेचे हैं, आप वियतनाम को भी अब इंटरेस्टेड है। हाँ, बेचने जारी बात, अब इंटरेस्टेड का मतलब बेचेंगे ही, बेचने जा रहे हैं। अगर उनको अच्छे लगे तब भी उन्होंने इस चीज़ को मतलब किया। एक तो सी बात है, कोई चीज़ उसकी अच्छी लगी होगी, और स्पेशली मैं कहता हूँ कि जब से ये पाकिस्तान में आके गिरा है ना, और वो जैसे ये अंकित भाई भी कह रहे हैं कि डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो उसके बाद इसकी जो मांग है ना उसमें इजाफा हुआ है। उसके बाद जो फिलिपीन है उन्होंने खरीदे हैं, फिलिपीन के बाद अब जो है वो वियतनाम जो है वो इंटरेस्टेड है। यानी कि अब जो चाइना के साथ अरब कंट्रीज भी हैं भाई, जो चाइना के साथ हैं या चाइना के आजू बाजू में रहते हैं, जो चाइना की सताए हुए हैं, तो उनके लिए बड़ा मूव जो है ना अब वो खरीद रहे हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके से वो जो चाइना है उसको काउंटर कर सके। ये बता रहे थे भाई अंकित ही सर कि यही वर्जन मतलब है वो ब्रह्मोस ही जो रशिया इस्तेमाल करता है अपने मतलब मुल्क के अंदर। उसका नाम क्या कह रहे थे? ओनिक्स ओनिक नाम ले रहे थे, मतलब इस्तेमाल करता है। नाम अच्छा उसका चेंज है, उसने नाम चेंज, फंक्शन वही है, हाँ सेम ही है, ब्रह्मोस ही है स्टाइल। लेकिन इतना ज़रूर है ये ब्रह्मोस वाकई एक नो डाउट एक अच्छा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, बेहतरीन है। और इससे पाकिस्तान का तो पता चल गया, अब मेरे ख्याल में वियतनाम या फिलिपाइन के जरिए ज़रा चेक करें ना, नहीं चेक करें ना ज़रा चाइना के डिफेंस को। वियतनाम भी बाद में क्या देखो नहीं, सॉरी हमसे मिस फायर हो गया, हम भी अपने 4-5 कोई लोग हैं वो मुअत्तल करने जा रहे हैं, कर दिए, हमसे गलती हो गई। चेक करना बनता है चाइना पर, चाइना के पास क्या सिस्टम है इसको मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी इसलिए भाई चाइना वाला सिस्टम ही था, चाइना के ज्यादा लगा, लेकिन नहीं डिटेक्ट कर पाया, नहीं रोक पाया। मेड इन चाइना ही है। हमारे मुल्क में ज़्यादातर जो सामान वगैरह होता है, वेपन्स होते हैं, वो ज़्यादातर जो है चाइनीज़ मेड है। पहले इंडियन होते थे, अमेरिकन, रशियन, तो अब जो है ना वो ज़्यादातर जो है वो चाइनीज़ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में पता मसला क्या है? मसला ये है पाकिस्तान डिपेंडेंट है चाइना पर, क्योंकि कर्जे दिए हुए हैं, हर चीज़ उनकी लेनी मजबूरी है। तो चाइना की चीज़ इतनी म्यारी नहीं होती, रशिया या उसके मुकाबले में, यूएसए के मुकाबले में। मैं कहता हूँ उन दोनों कंट्रीज़ की चीज़ें जो है ना वो पायदार होती हैं, बिल्कुल बड़ी शानदार होती हैं। चाइना की चीज़ चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, यही है।
तो चाइना का घेर रहा है ना इंडिया को, तो इंडिया भी अपने हाथ पैर मार रहा है फुल। वियतनाम, फिलिपाइन, उसके बाद साउथ ऐसा तो कोरिया, और भी जुड़ेंगे, जापान। और भी जो कंट्रीज हैं वो भी इंटरेस्टेड होंगे। देख ऐसे एक ने पहले जैसे फिलीपीन ने खरीदा, उसके बाद अब जो है वियतनाम वो अच्छा, interested चाइना है। बदमाशी बड़ी करता है। देखिए अब चाइना चाइना सारा असल- एरिया ही, सारा पानी उसका ज्यादातर पता है उसका मकसद क्या है, जितने से जितने जो ना रकबे वो मैं जेल हो जाओ। आप देखे वो मंचूरिया जो है रशिया का, यूएसएसआर का इलाका है, लेकिन चाइना के पास है। ठीक है, खैर इंडिया अच्छा कर रहा है, नकेल डालने की फुल कोशिश कर रहा है। अब ये नकेल डाली जाती है चाइना को कि नहीं, ये वक्त साबित करेगा। मिलता नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।